नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। डिडवाना कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिले की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं और चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने 15 सितंबर से शुरू होने वाले शहर चलो अभियान और 18 सितंबर से शुरू होने वाले गांव चलो अभियान की तैयारियों पर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उमरैंड ब्लॉक में मौसमी बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और उन्हें समय पर इलाज मिले। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। एएनएम घर घर जाकर मरीजों की जाँच कर रही है, स्लाइड ले रही है और बीमार मरीजों की पहचान कर समय पर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि मलेरिया और डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सके। हाँ देखो, आप सब लोग जान ही रहे हैं, बारिश का मौसम है, पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर जनित रोग डेवलप हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं और उन्हीं के चलते हुए हमारे पास ओपीडी बढ़ रहा है, जिसका हम पूरी तरह से तैयार हैं और इलाज कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। बिल्कुल जी, हाँ, क्योंकि अकबरपुर क्षेत्र है, उमरैंड क्षेत्र है, यहाँ पे पानी भराव क्षेत्र ज़्यादा है, तो इस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती हैं, तो उसके लिए हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत है नहीं। ऐसी कोई बात होगी तो हम देखते हैं। सज्जनगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सागवा के मैदान पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 79वीं जिला स्तरीय 19 वर्षीय छात्र छात्र फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल सोमवार को खेला गया। बालक वर्ग के फाइनल में स्थानीय सागवा स्कूल की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए लियो बांसवाड़ा को 6-1 से हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। भरोड़ नगर परिषद की ओर से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। सोमवार को कस्बे के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में शिविर का शुभारंभ किया गया। नगर परिषद आयुक्त श्री नूर मोहम्मद ने बताया कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान 2025 चलाया जा रहा है। शिविर में पहुंचे लोगों ने कहा कि इस पहल से उनके कार्य आसानी से पूरे हो गए। वे पहले कई दिनों से परेशान थे, लेकिन अब मौके पर ही राहत मिली। लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे शिविर समय समय पर आयोजित होने चाहिए ताकि जनता की समस्याएं शीघ्र सुलझती रहे। राज्य सरकार की पहल पर आमजन को राहत देने के लिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे शहर चलो अभियान के तहत खेतड़ी नगरपालिका परिसर के वार्डवार शिविर आयोजित किया जा रहा है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी श्री नागरमल गुर्जर ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत हर वार्ड में शिविर लगाकर नागरिकों से आवेदन किया जा रहा है। इन आवेदनों के आधार पर सड़क और नाली मरम्मत, सफाई व्यवस्था, पट्टे से जुड़े कार्य और अन्य समस्याएं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों की शिकायतों का समय पर निस्तारण कर उन्हें त्वरित राहत उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार के आदेशानुसार शहर चलो अभियान के अंतर्गत नगरपालिका खेतड़ी में भी प्री कैंप 4 सितंबर से 14 सितंबर तक कंटिन्यू विभिन्न वार्डों में चलाए जा रहे हैं। मेरी आमजन से अपील है कि इन प्री कैंपों में शहर या वार्ड से संबंधित जो भी समस्या है, आप प्री कैंप में आकर अपना परिवार या शिकायत या आवेदन जो भी है वो दर्ज करवाएं। आपका निस्तारण तुरंत किया जाएगा। भजनलाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत बयाना उपखंड के गांव पूरा बाईखेड़ा में हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का काम तेज गति से चल रहा है। करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से यहां 3 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या से राहत मिलेगी। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्री राजेश मीणा ने बताया कि गांव में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले उन्हें पानी के लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन अब हर घर में नल से जल मिलेगा तो जीवन आसान हो जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री और सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब गाँवों का में असली विकास दिखने को मिला है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पुराबाईखेड़ा में 2 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से 3 नलकूप निर्माण कर वे
300 KL क्षमता का उच्च जलाशय व 75 KL क्षमता का स्वच्छ जलाशय पंप हाउस का निर्माण कर 782 जल संबंध कर गांव में पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और योजना पर वर्तमान में उच्च जलाशय का कार्य प्रगति पे। तीर्थ नगरी पुष्कर धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहरों से भरी हुई है। यहाँ छोटी बस्ती इमली मोहल्ला स्थित श्री बद्रीनाथ भगवान का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। यह मंदिर करीब 350 साल पुराना है। इसकी पूजा अर्चना की परंपरा महर्षि परिवार निभाता आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने भी बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर पुष्कर के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने की पहल की है। पुजारी श्री विजय स्वरूप महर्षि बताते हैं कि भगवान बद्रीनाथ को वैकुंठ धाम के स्वामी विष्णु का स्वरूप माना जाता है। पुष्कर में उनका मंदिर होना श्रद्धालुओं के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। प्राचीन श्री बद्रीनारायण भगवान का मंदिर तीर्थ गुरु पुष्कर राज में इमली मोहल्ले में जो प्राचीन वराह मंदिर है उसके पास स्थित है। और जो मूर्ति है वो श्याम वर्ण की है और मूर्ति के लेके उड़ते हुए गरुड़ जी भगवान उसके ऊपर वो मूर्ति विराजमान है। इसी मंदिर में गरुड़ जी भगवान, हनुमान जी के और गणेश जी की अलग से मूर्ति है। ये मंदिर तकरीबन 350-400 साल पुराना है। ये मंदिर जयपुर जिले में लोहरवाड़ा ग्राम के जो ठाकर साहब थे उन्होंने ये मंदिर बनवा के यहाँ पे मेरे जो परदादा जी थे उनको दान में दिया था। इस मंदिर के पीछे हमारे ठाकर साहब ने कम से कम 10-11 बीघा जमीन भी मंदिर के नाम करी थी, जो आज भी हमारे पास में है। मंदिर मापी के नाम से जानी जाती है वो ग्राम लोहरवाड़ा में। और ऐसी मान्यता है कि जो मूर्ति यहाँ पे है वैसे ही मूर्ति अपने बद्रीनारायण धाम पर है जो अपने उत्तराखंड में है। तो इस मूर्ति का बहुत बड़ा विशेष महत्व है कि हर आकातीज पर, अक्षय तृतीया पर यहाँ पर 4 समय पूजा होती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, उसके बाद में एक दोपहरी में, फिर शाम को, फिर एक रात्रि शयन में, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और चारों समय अलग अलग तरीके का प्रसाद यहाँ पे वितरित किया जाता है। जी, खासकर जो महत्व है वो क्या है बद्रीनाथ भगवान का? भगवान विष्णु का ही रूप है बद्रीनारायण भगवान, जो कि ये मूर्ति है और जो अपने बद्रीनारायण धाम पे है वो सिमिलर मूर्ति है। कितनी पीढ़ियाँ आपकी जो है पूजा पाठ करती हैं? हमारी ये 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी है। और क्या कुछ खास आयोजन होते हैं बद्रीनाथ भगवान? जैसे जन्माष्टमी पे आयोजन किया जाता है, एक जो अपनी 9 वर्ष प्रतिपदा आती है उस पर आयोजन किया जाता है। तो साल में 4-5 आयोजन किए जाते हैं। अभी दीपावली के बाद में अक्षय तृतीया जैसे होती है वैसे ही तृतीया के दिन इनका भव्य अन्नकूट किया जाएगा। अपने पुष्कर राज के अंदर बड़ा विष्णु भगवान मंदिर के नीचे इमली मोहल्ले के पास श्री बद्रीनाथ भगवान का बहुत प्राचीन मंदिर है। ये लगभग मैं मेरे महर्षि परिवार पुजारी परिवार की तरफ से 85 पीढ़ी में काम कर रहा हूँ। पिताजी श्री रामचुक जी, उनके पिताजी श्री किशनलाल जी महर्षि, उनके पिताजी श्री गंगाधर जी, कालूलाल जी, गोदराज जी, बीजराज जी, इस परिवार के परंपरागत अनुसार हमारे श्री बद्रीनाथ भगवान की सेवा चलती है। यहाँ पर बताते हैं कि पूर्व 200 साल पूर्व जब बद्रीनाथ भगवान की यात्रा होती थी बद्रीनाथ केदारनाथ की, तो कई यात्री पहले क्या करते साहब कि वापस आने की इच्छा नहीं रखते थे और 6 महीने मंदिर भगवान के पट खुलते थे, 6 महीने बंद रहते थे। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि क्यों नहीं अपने घर के अंदर भी श्री बद्री विशाल भगवान का मंदिर स्थापित करके और 12 महीने ही सेवा पूजा की जाए, क्योंकि वहाँ पर कार्तिक अपने वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के दिन पट खुलते हैं। हमारे यहाँ 12 महीने ही पट खुलते हैं और प्रातःकाल आरती वो 5 बजे होती है और सायंकाल आरती 6:15 बजे होती है। श्री बद्रीनाथ भगवान श्री विष्णु भगवान का अवतार स्वरूप है और मैं परंपरागत अनुसार हमारे वंश परंपरा के अनुसार सेवा पूजा होती है। कितने साल पुराना ये मंदिर? करीब 350 साल पुराना है। ये जयपुर के पास एक गांव है खिड़ी लोहरवाड़ा। इस मंदिर के पीछे हमारे को 10 बीघा जमीन भी दी गई है ताकि भगवान की आंचल से भगवान का भोग पूजन चलता रहे। जय श्री कृष्ण। आपका परिचय? विजय महर्षि,
पुजारी श्री बद्रीनाथ मंदिर, छोटी बस्ती पुष्कर। करौली जिले में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होने वाले कैला देवी शारदीय नवरात्रा मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। इसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियां तय समय पर पूरी करें और व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कैला देवी जी के मेले की तैयारी बैठक आज जिला कलेक्टर सभागार में की गई है, जिसमें बेसिकली मेले से जुड़े हुए यातायात प्रबंधन है, लोगों के लिए जो भी हम टॉयलेट, पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था कराते हैं, यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक डाइवर्जन, इन सारी चीज़ों पे मेडिकल कैंप्स लगाना, डायरेक्शंस दिए गए। प्रमुख मुद्दा जो था, जो रोड काफ़ी टूटी हुई हैं, ख़राब हो रही हैं, उनके रिपेयर को लेके था, जिसकी अस्थायी रिपेयर आज से शुरू करा दी गई है और पानी हटते ही रोड के ऊपर से 1 हफ्ते के अंदर उसमें कोशिश करेंगे पैच वर्क भी कंप्लीट करा लिया जाए। करौली जिले मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 59वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक, स्वयंसेवक और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई स्वयंसेवकों और अधिकारियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री गोपाल प्रसाद मीणा ने कहा कि करौली जिले को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसके लिए सभी को डिजिटल साक्षरता अपनानी होगी और निरंतर प्रयास करने होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी श्री इंद्रेश तिवारी ने कहा कि निरक्षरता मिटाना हम सभी की जिम्मेदारी है और सभी को मिलकर जिले की साक्षरता दर बढ़ाने में योगदान देना होगा। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में 40वां नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़े के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई। अस्पताल के मुख्य गेट से शुरू हुई रैली को नर्सिंग अधीक्षक श्री ललित संतवानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में नर्सिंग कर्मी और ANM प्रशिक्षण केंद्र की छात्राओं ने भाग लिया। CMHO डॉक्टर संजय गहलोत और PMSS चौहान के निर्देशन में जिला अंधता स्वास्थ्य समिति ब्यावर की ओर से आयोजित इस रैली में छात्राओं ने जीते जी रक्तदान, मरने के बाद नेत्रदान और नेत्रदान महादान जैसे नारे लगाते हुए शहरवासियों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। जिले में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 3 दिवसीय जिला प्रोसेस लैब की शुरुआत अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री राजलक्ष्मी गहलोत ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान समाज के अंतिम छोर तक रहने वाले लोगों की समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ADM श्री गहलोत ने बताया कि इस अभियान में गांव का विकास नक्शा राज्य या केंद्र से नहीं बनेगा, बल्कि ग्रामीण खुद अपनी योजना तैयार करेंगे। इसके लिए 2 अक्टूबर को ग्राम सभाएं आयोजित होंगी, जिनमें विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने CMHO को फील्ड में जाकर बीमारियों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने, PWD को खराब सड़कों का सर्वे कर सुधार कार्य तेज करने, PHED को साफ और नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा AVVNL को निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकाज और संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तावर के निर्देश दिए। साथ ही सभी पत्राचार को ई-फाइलिंग प्रणाली से संचालित करने पर जोर दिया। विशेष योग्य जन छात्रों को खेलों में बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गौशाला क्रीड़ा संगम मैदान में खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और शिक्षा विभाग के सहयोग से हुआ। प्रतियोगिता में कुल 6 खेल शामिल किए गए, जिसमें विशेष योग्यजन छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य था कि खेलों के माध्यम से विशेष योग्यजन बच्चों में सामाजिक समरसता और आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। इस प्रतियोगिता ने छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया और उनके उत्साह में वृद्धि की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर और जोधपुर जिला के द्वारा विशेष योग्यजन बच्चों के संदर्भ में इन 6 अलग अलग खेल कूद प्रतियोगिताओं के ये खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जोधपुर मेट्रो के विभिन्न विशेष योग्यजन बच्चे अलग अलग संस्थानों से यहाँ पे आए हुए हैं। उनके गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के सहयोग से लॉयंस क्लब जोधाना ने भी इसमें सहयोग किया है। बच्चों के भोजन और नाश्ते की व्यवस्था इनकी ओर से की गई है।
तो इन खेलों का उद्देश्य यही है कि समाज के जो पिछड़े जो लोग हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति के जो लोग हैं, जो लोग अपने को समझते हैं कि हम किसी अधिकारों से वंचित हैं, वो उनके मन में ये भाव नहीं आए कि हम दूसरों से अलग है या हमारा विकास में समाज सहयोग नहीं दे रहा है। तो समाज के सभी वर्गों में समरसता पैदा करने के लिए जो विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर साफ कर दिया कि पेपर खुला मिलने की खबरें पूरी तरह अफवाह है। आयोग अध्यक्ष श्री UR साहू ने बताया कि साल 2023 से प्रश्न पत्रों को 7 स्तर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ भेजा जाता है। श्री साहू ने बताया कि प्रत्येक प्रश्न पत्र को पहले पारदर्शी पैक में रखा जाता है, फिर दोबारा सील किया जाता है, इसके बाद मेटल बॉक्स में रखा जाता है। बॉक्स पर कई नंबर लॉक और सुरक्षा सील लगाई जाती है और अंत में मोटी प्लास्टिक से लैमिनेट किया जाता है। श्री साहू ने कहा कि परीक्षा कानून 2022 के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आयोग की बहुस्तरीय व्यवस्था में पेपर लीक की संभावना नगण्य है। साथ ही प्रश्न पत्रों पर गोपनीय चिन्ह लगे होते हैं जिनसे तुरंत पहचान की जा सकती है। यूनेस्को द्वारा मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर में शामिल गुजरात का मशहूर लोक नृत्य गरबा अब उदयपुर के लोगों को मंत्रमुग्ध करने आ रहा है। गुजरात सरकार का पर्यटन विभाग वाइब्रेंट गुजरात प्री नवरात्रि फेस्टिवल 2025 आयोजित करने जा रहा है। यह उत्सव 14 सितंबर को उदयपुर के फील्ड क्लब में होगा। गुजरात टूरिज्म अधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक भावना को साझा करना है। जी, हम जो आप सबको बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गुजरात टूरिज़्म जो है वो पिछले कई साल से गुजरात में तो वाइब्रेंट नवरात्रि फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है, लेकिन इस साल हमने पहल की है कि हम गुजरात से बाहर जाके भी दूसरे स्टेट्स के अंदर जो लोग हैं वो भी गरबा के साथ जुड़े, और उसके लिए हमने आज उदयपुर के अंदर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर हम तारीख 14 सितंबर 2025 को यहाँ उदयपुर में फील्ड क्लब है, वहाँ पे शाम 7:30 बजे से एक प्री वाइब्रेंट नवरात्रि फेस्टिवल है उसका आयोजन करने जा रहे हैं, और उसी के बारे में बात करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। क्या कुछ एंट्री का रहेगा, कैसे एंट्री? एक्चुअली जो 14 तारीख की इवेंट है उसके अंदर हमने पूरा एंट्री जो है वो निःशुल्क रखा है, कोई एंट्री फी नहीं है। और जो 14 तारीख की इवेंट के अंदर अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको गरबा बिल्कुल नहीं आता है और बेसिक स्टेप्स वगैरह सीखने हैं, तो 8 तारीख से 13 सितंबर तक जो हमारा जो एक यहाँ लोकेशन है जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, उसके अंदर हमने फ्री वर्कशॉप भी रखा है। तो वो भी JDCA ग्राउंड है, उसके अंदर भी फ्री पूरा वर्कशॉप है, उसके अंदर भी कोई फी नहीं है। वहाँ में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके ड्रेसअप किस तरह के रहेंगे? जी, एक्चुअली जो 14 तारीख में जो इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए हमने एक चीज़ रखी है कि जिसको गरबा खेलना है वो जो परंपरागत हमारा जो ड्रेस कोड होता है उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर किसी को गरबा खेलना नहीं है, सिर्फ देखना है, तो वो लोग फिर किसी भी नॉर्मल ड्रेस के अंदर वो आ सकते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट। परंपरागत जो चीज़ चल रही है, आपने कहा परंपरागत ड्रेस होगी, तो क्या परंपरागत जो गाने वाले हैं और परंपरागत ही गाए जाएंगे, ये भी है क्या उसके अंदर ऑप्शन कि खाली? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये जो इसको थीम पे ही चलेगा सारा? नहीं, ये जो हमारा गरबा का सेलिब्रेशन है उसके अंदर 14 तारीख को हमारे सुप्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर भी है और हमारे गुजराती फोक सिंगर भी है, पार्थिव गोयल, श्री पार्थिव गोयल। तो वही पूरा जो गरबा का वो स्टेज का आयोजन है वो वही करेंगे, और बहुत ही फेमस सिंगर है, आप सबने उनका नाम सुना ही होगा, बॉलीवुड के भी बहुत सारे जो गाने हैं उन्होंने गाए हैं, तो बेहतर ही रहेगा उनके साथ गरबा खेलना। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।